हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। साथियों, शंकर IAS एकेडमी के इन्वायरमेंट के इस 9th एडिशन की सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए इसका चैप्टर 15 जिसका नाम है प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क उसे कंप्लीट करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब वगैरह ज़रूर कर लीजिएगा। कुछ पार्ट्स में करेंगे, तो ये पार्ट 1 फिलहाल हम डिस्कस करते हैं। टॉपिक की शुरुआत करेंगे दोस्तों नेशनल इनिशिएटिव से। अब नेशनल इनिशिएटिव की जब हम बात करेंगे तो इसके अंदर भी हम कई सारी चीज़ों को समझेंगे कि नेशनल लेवल पे कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए प्रोटेक्टेड एरिया से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि एक्चुअली में प्रोटेक्टेड एरिया है क्या। ठीक है, तो देखिए जो ये नेशनल पॉलिसी फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन आई थी 1970 में। कब? 1970 में। तो जब इसको अडॉप्ट किया गया था और एक एक्ट आया था उस वक्त, एक्ट का नाम था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, काफ़ी फेमस है। तो ये जब एक्ट आया था इसकी वजह से क्या हुआ कि प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली इन चीज़ों के बाद। ठीक है, पहले 5 नेशनल पार्क्स हुआ करते थे, 60 जो है सेंचुरीज थी, तो उससे खैर चीज़ें बढ़ी। अब आज देखें तो आज बहुत हैं और करीब 669 प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। वो भी देखा जाए तो देश के एरिया का करीब 4.92%। ये फिगर वक्त के साथ ऊपर नीचे हुआ करती है। अभी जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क था और मजबूत हुआ। मजबूत कैसे हुआ? बहुत सारे और नेशनल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आए, खासकर जिसके बारे में हम आगे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, एक्चुअली नेक्स्ट वाले में करेंगे। जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग हो गई, मैनेजमेंट प्रोजेक्ट वगैरह हो गया। तो ये सब वक्त के साथ साथ आता रहा। तो ये तो हमने बात करी प्रोटेक्टेड एरिया की। अब बात आती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की। समझते हैं क्या? देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो था, इसने प्रोवाइड करा डिक्लेरेशन। कहा कि भाई देखो कुछ एरियाज ऐसे हैं, है ना, और वो डिक्लेरेशन जो है करा गया बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के तौर पे। क्या? कुछ ऐसा एरिया जिसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के तौर पे रखा गया। कब? इफ़ द एरिया वॉज thought to be adequate ecological, geomorphological and natural significance। सपोज करिए इस स्टेट के अंदर कुछ ऐसा एरिया देखा गया जिससे ये लगा कि ये एक प्राकृतिक के तौर पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरल इसकी सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो ऐसे एरिया को किसके अंडर रखा गया भाई हिसाब से देखा गया कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसको हम और फर्दर डिवाइड करेंगे तो आप सबको समझ में आएगा। जैसे पहला हो गया नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल पार्क बहुत अच्छे से आप जानते हैं, देश भर के अंदर कई नेशनल पार्क्स हैं। इनकी बेसिक रूट से अगर मैं आपको बताऊं तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अपना 1972 वाला जो है, ये डिक्लेरेशन करता है नेशनल पार्क्स का बाय स्टेट गवर्नमेंट इन एडिशन टू द डिक्लेरेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। एक तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई और उसके बाद उसमें देखा जाए तो नेशनल पार्क जो है वो भी स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे डिक्लेयर कर सकती है। नेशनल जो पार्क्स होते हैं उन्हें डिक्लेयर करा जाता है ऐसे एरियाज में जिनकी भी कुछ एडिक्वेट एक इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल, जियोमॉर्फोलॉजिकल या नेचुरल इम्पॉर्टेंस होती है। हालांकि कुछ देखा जाए तो विद इन द लॉ है और डिफरेंस जो है कंजर्वेशन वैल्यू में नेशनल पार्क की सेंचुरी के कंपैरिजन में अगर देखें तो इसे नहीं लिखा गया कि भाई आपको इस तरीके से सेंचुरी को रखना है, इस तरह से नेशनल पार्क को रखना है। इस तरह का डिफ्रेंसिएशन नहीं दिया गया है इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है थोड़ा आपको बताती हूँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के अंदर। देखिए, जब हम नेशनल पार्क की बात करते हैं तो नेशनल पार्क को ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जाता है कंपैरेटिवली टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरा डिफरेंस ये है कि कुछ एक्टिविटीज़ जिन्हें रेगुलेट करा जाता है इन सेंचुरी के अंदर, जैसे कि ग्रेजिंग हो गया लाइफ स्टॉक का, ये सब चीज़ें नेशनल पार्क के अंदर जो है प्रोहिबिटेड होती हैं, इन पर रोक लगाई जाती है। तीसरा डिफरेंस की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाया जाता है पर्टिकुलर स्पीशी के लिए क्रिएट करते हैं, है ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जब हम बात करते हैं तो इसे बनाते हैं फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशी। एग्जाम्पल ग्रिजल्ड जाइंट स्क्विरल्स हो गई, है ना, तो उसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी श्रीवल्लीपुत्तुर में आप पाओगे।
बल्कि अब दूसरी जगह नेशनल पार्क की बात करो तो ये इसका फोकस एक पर्टिकुलर स्पीशी पे नहीं होता है ना, इसमें कई सारे स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगे। और लास्ट डिफरेंस ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिक्लेयर कर सकती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को और नेशनल पार्क्स को कुछ कंडीशंस के अंडर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में भी ये पावर होती है। तो ये दोनों आप समझे, इन दोनों के बीच में क्या चीज़ें रही हैं। अब कुछ यहाँ पे हम जनरल प्रोविजंस को भी समझते हैं सेंचुरी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बीच में। तो इसमें एक चीज़ समझिए, डिक्लेरेशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया बाय स्टेट गवर्नमेंट, जब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, राज्य की सरकार जो है वो किसी एरिया को डिक्लेयर करती है प्रोटेक्टेड एरिया के तौर पे, तो कैसे कैसे प्रोसेस होता है वो आपको मैं थोड़ा समझाती हूँ। सबसे पहले इनिशियल नोटिफिकेशन निकाला जाता है, ठीक है। तो होता क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना इस इंटेंशन को, अपनी भाई उनको सोच है कि हमें एक किसी एरिया को यहाँ पे ये डिक्लेयर करना है, तो पहले वो एक नोटिफिकेशन निकालती हैं, ठीक है, कि हम इस एरिया को विद इन या आउटसाइड कोई भी रिजर्व फॉरेस्ट के, जैसे कि सेंचुरी या नेशनल पार्क के जो है वो हम बनाना चाहते हैं एक एरिया, ऐसा एरिया जिसे हम प्रोटेक्टेड एरिया बनाना चाहते हैं। अगर उनको लगता है कि ये एरिया जो है यहाँ की कुछ इकोलॉजिकल, कुछ फॉनल, कुछ फ्लोरल, कुछ जियोमॉर्फोलॉजिकल, नेचुरल या जूलॉजिकल इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो ऐसा स्टेट गवर्नमेंट जो है पहले एक निकालती है प्रॉपर नोटिफिकेशन और कहती है भैया हमें यहाँ के वाइल्ड लाइफ, यहाँ इन्वायरमेंट को और बढ़ावा देना है, प्रोटेक्ट करना है, तो इसलिए हम इस एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर डालना चाहते हैं। उसके बाद एक नोटिफिकेशन निकल आई, फिर दूसरे नंबर पे निकलती है फाइनल नोटिफिकेशन, ठीक है। जो फाइनल नोटिफिकेशन निकलती है उसके अंदर पहले इनिशियल नोटिफिकेशन निकली, और इस इनिशियल नोटिफिकेशन के बाद जो फाइनल नोटिफिकेशन को इशू करा जाता है, और भाई देखते हैं है ना, पीरियड होता है कि भाई कितना क्लेम जो है फॉर द पीरियड फॉर प्रिफरिंग क्लेम्स हैज इक्लेप्स्ड, आगे बढ़े स्टेट गवर्नमेंट फिर एक नोटिफिकेशन लेकर आती है जिससे माध्यम से वो उस पर्टिकुलर एरिया को लिमिट करती है जिसमें उसको लगता है कि हमें सेंचुरी बनाना है या हमें नेशनल पार्क बनाना है, जैसा भी हो वो एक जो है इस माध्यम से करती हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन इस बात का है कि पेन टैप इज डिस्टर्बिंग, ओके फाइन। तो अब ये तो हमने आपको बताया कि स्टेट गवर्नमेंट जब करती है तो कैसे करती है। अब जब बात आती है कि भाई आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जब करती है तो कैसे करती है। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मान लो उनको ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर एरिया जो है इसकी प्रॉपर नेशनल इंपॉर्टेंस है और इकोलॉजिकल या फॉनल, फ्लोरल, जियोमॉर्फोलॉजिकल, सेम चीज़, सेम वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, नेचुरल, जूलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या कर सकती हैं इस पर्पस के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए या और इस एरिया को और प्रोपोगेट करने के लिए, डेवलप करने के लिए यहाँ की वाइल्ड लाइफ को, उसके एनवायरनमेंट को, ऐसे एरिया को एक नेशनल पार्क या सेंचुरी के माध्यम से जो है प्रोटेक्ट कर सकती हैं। और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक सबसे पहले एक नोटिफिकेशन जारी करेंगी, ठीक है। अब नोटिफिकेशन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे बाउंड्रीज की। देखिए नोटिफिकेशन जो है निकालती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, इसमें क्या होगा कि पॉसिबल प्रॉपर तरीके से देखा जाएगा कि भाई क्या सिचुएशन है, ठीक है, क्या लिमिट्स हैं उस पर्टिकुलर एरिया की, कहाँ तक ये एरिया होगा, क्या इसकी बाउंड्रीज होंगी, सब प्रॉपर उसके अंदर होता है। और ऐसे केसेस जहाँ पे टेरेस्ट्रियल वाटर भी है, वहाँ से मान लो कोई भाई पानी वगैरह भी है वहाँ पे देखा गया है, तो जहाँ पे टेरेस्ट्रियल वाटर्स भी इंक्लूडेड होते हैं तो किस एरिया में वो पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड एरिया आएगा इसकी लिमिट डिटरमाइन करी जाती है प्रॉपर कंसल्टेशन करने के बाद। किससे कंसल्टेशन होता है? कंसल्टेशन होता है चीफ नेवल हाइड्रोग्राफर से ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रॉपर कदम उठाए जाते हैं, एडिक्वेट मेजर्स लिए जाते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट को। जो पास के लोकल फिशरमैन हैं तो उनके भाई ऑब्वियस सी बात है फिशरमैन फिशिंग कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, तो जब फिशिंग करेंगे तो इस पर्टिकुलर चीज़ से, इस सरकार के कदम से उनके किसी हकों का हनन ना हो, इसलिए इन सब के लिए भी प्रॉपर कंसल्टेशन पहले ही कर दी जाती है, ठीक है। No alteration of the boundaries of a sanctuary national park shall be made except on recommendation of National Board for Wildlife, ठीक है। कोई ऑल्ट्रेशन या कोई बदलाव नहीं लाया जाता है बाउंड्रीज में सेंचुरीज के या नेशनल पार्क के, जब तक के लिए रिकमेंडेशन इसमें नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की ना हो, ठीक है। उसके अलावा अमेंडमेंट एक्ट जो था 1991 का,
ये लेकर आया था कि टेरेस्ट्रियल वाटर्स को भी इंक्लूड करा जाए एरियाज में टू बी डिक्लेयर्ड एट सेंचुरीज, ताकि ऑफ शोर मरीन जो फ्लोरा एंड फौना है उनको भी प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर इंक्लूड किया जा सके। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है, आई होप समझ में आ गई होगी। अब बात आती है सेटलमेंट ऑफ राइट्स की। तो देखिए, जो स्टेट गवर्नमेंट है ये कुछ ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर सकती हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती हो, कोई भी अरेंजमेंट की ज़रूरत पड़ी हो, जैसे फ्यूल, फॉडर या दूसरे फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं ना। अब देखिए, किसी एरिया को मान लीजिए प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया, उसकी तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सरकार ने कहा भैया इस एरिया को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, प्रोटेक्ट कर दिया गया। बट लेकिन उसके ऊपर वहाँ के जो लोग हैं वो भी तो निर्भर होंगे। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ के जो लोग हैं वो फिर वहाँ भाई खाना पीना, बहुत सारे हो सकता है ट्राइबल लैंड आ रही है उसके अंदर कुछ भी आ सकता है, तो वहाँ के लोग जो उस पर निर्भर कर रहे हैं उनके लिए भी तो सोचेगी, सरकार ही सोचेगी। तो ये प्रॉपर स्टेट गवर्नमेंट एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट भी करेगी उन लोगों के लिए, ठीक है, ताकि उनके जो है राइट्स का भी हनन ना हो। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक ऑफिसर को अपॉइंट करती हैं, जो ऑफिसर एज अ कलेक्टर काम करते हैं अंडर द एक्ट, प्रॉपर इंक्वायर करते हैं ना, इंक्वायरी बैठाते हैं, चौकर सही से बिल्कुल चेक करते हैं कि एग्जिस्टेंस वहाँ पे कितना, नेचर या एक्सटेंट क्या है राइट्स के किसी भी इंसान के जो उस लैंड के अंदर आ रहा है, जिस लैंड को नोटिफिकेशन के अंदर डाला गया है प्रोटेक्टेड एरिया बनाने के लिए। फिर नोटिफिकेशन आ गई फॉर डिक्लेरेशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। इसके बाद कोई भी राइट्स, नो राइट शैल बी अक्वायर्ड इन, ऑन या ओवर द लैंड जो कि लिमिट्स में आती है उस एरिया के जिसे नोटिफिकेशन के अंदर डाला गया है, एक्सेप्ट बाय सक्सेशन, टेस्टामेंट्री या इन स्टेट। तो इतना समझ लीजिए, पहले सब कुछ देख दाख के सबको ऑल्ट्रेशन हो जाता है, बाद में कोई अपना जो है हक वगैरह नहीं ला सकता। तो ये तो सेटलमेंट ऑफ राइट हो गया इसके अंदर। फिर एक आता है क्लेम ऑफ राइट्स। क्लेम ऑफ राइट्स की बात करते हैं तो इन केस जब हम क्लेम ऑफ राइट की बात करते हैं या किसी भी लैंड के ऊपर, जिस लैंड की यहाँ बात करी जा रही है प्रोटेक्टेड एरिया में, तो कलेक्टर एक ऑर्डर पास करता है इस बात को एडमिट करने पे के लेके या रिजेक्ट करने के लिए कि भाई राइट से क्लेम की बात हो रही है तो या तो राइट्स को एडमिट किया जाएगा या तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या पूरे में या कुछ पार्ट में उस पर्टिकुलर एरिया के। अगर अब दोनों केसेस मैंने बताए, या तो राइट्स मान लिए जाएंगे या तो राइट्स नहीं माने जाएंगे। तो अगर क्लेम को एडमिट कर दिया गया पूरे में या कुछ पार्ट में, तो इस टाइम पे क्या होगा कि इस टाइम पे जो एक कलेक्टर है वो या तो एक्सक्लूड कर देगा ऐसी लैंड को फ्रॉम द लिमिट्स ऑफ प्रपोज सेंचुरी। मान लो इतनी लैंड है, ठीक है, अब ये माना गया कि भैया यहाँ पे इनके कुछ राइट्स हैं, मान लो इतने हिस्से में राइट्स की बात हो रही है, तो या तो कलेक्टर इतनी लैंड को जो है वो हटा ही देगा इस प्रोटेक्टेड एरिया से, कहेगा इतनी लैंड छोड़ के तब आप जो है बाकी को लेकर आइए प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर, ठीक है, या फिर क्या करेगा, या तो फिर प्रोसीड कर देगा टू अक्वायर सच लैंड और राइट्स एक्सेप्ट वेयर बाय द अग्रीमेंट बिटवीन द ओनर ऑफ सच लैंड एंड जो होल्डर है राइट्स का और जो सरकार के बीच में है। तो ओनर या होल्डर हो गया ऐसे राइट्स का, ये अग्री मान लो करता है कि ठीक है हम अपने राइट जो है वो सरकार को देने के लिए राजी हैं इस लैंड के ऊपर, एंड इसके बदले में हमको इतना इतना पैसा एज अ कंपनसेशन आप दे दो। ये किसके तहत आएगा, ये आएगा लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत। आप इस चीज़ को कई जगह देखते भी होंगे, जब हाईवे वगैरह बनता है या कुछ भी होता है तो जिनकी जिनकी ज़मीनें या मकान आ जाते हैं उस पर्टिकुलर मार्ग के अंदर, तो सरकार अक्वायर करने के उनको पैसे देती है। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक और हक होता है कलेक्टर के पास, वो ये होता है कि अलाउ कर सकता है वो कंसल्टेशन चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के साथ में कि भैया ये इसके राइट को क्या इनके चलने दें किसी भी इंसान के उस लैंड के ऊपर जो उस लिमिट्स के अंदर आते हैं। तो ये 3 ऑप्शंस होते हैं जो अगर मान लो राइट्स को एडमिट करा गया तो कलेक्टर क्या क्या करेगा। अब एक बात यहाँ आती है कि प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर एंट्री को लेके, है ना, एक दिमाग में बात आती है भैया जो हम प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर अगर जाएंगे तो उसमें क्या जो है कौन कौन जा सकता है। भाई प्रोटेक्टेड एरिया नाम दिया है तो कुछ तो ऐसा होगा ना कि कुछ लिमिट्स या कोई चीज़ तो ऐसी होंगी जो यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो प्यारे साथियों, इसके अंदर कुछ चीज़ें इस तरह से हैं कि नो पर्सन अदर दैन, देख लीजिए, कोई भी इंसान नहीं जाएगा अदर दैन में कौन कौन आता है, एक पब्लिक सर्वेंट जो कि ड्यूटी पे है, ऑन ड्यूटी पब्लिक सर्वेंट है, वो जा सकता है, ठीक। दूसरी बात क्या कि एक ऐसा इंसान जिसे परमिशन मिली है बाय द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन या ऑथराइज्ड ऑफिसर के माध्यम से कि आप लिमिट्स के अंदर रहिए सेंचुरी के और नेशनल पार्क के, ठीक है, तो ये ऐसा इंसान यहाँ पे जा सकता है। तीसरा, एक ऐसा इंसान जिसके पास राइट्स है ओवर
इमूवेबल प्रॉपर्टी विद इन द लिमिट्स ऑफ सेंचुरी या नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये ऐसा व्यक्ति जा सकता है। चौथे नंबर पे कि एक पर्सन जो पास कर रहा हो टू द सेंचुरी या नेशनल पार्क अलोंग द पब्लिक हाईवे, तो एक ऐसा व्यक्ति जा सकता है। और एक जो डिपेंडेंट्स हैं ऐसे पर्सन पे जो कि रिफर करे गए हैं क्लॉज ए, बी और सी में, मतलब मैंने आपको बताया कि पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी है, मान लो उस पर कोई डिपेंडेंट है, वो व्यक्ति रह सकता है। वही जिसे परमिशन मिली है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के माध्यम से, ऐसे व्यक्ति, या किसी के ऊपर राइट्स, किसी पर्सन के पास राइट है ओवर इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसे पर्सन, तो ऐसे के ऊपर जो डिपेंडेंट्स हैं उनको यहाँ पे एंट्री अलाउ होती है। और ऐसे व्यक्ति रह सकते हैं, एंटर कर सकते हैं सेंचुरी के अंदर, नेशनल पार्क के अंदर, एक्सेप्ट अंडर इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन ऑफ अ परमिट ग्रांटेड। अब जो परमिट मिला है उसमें जो कंडीशन दी हैं उसके हिसाब से ही वो इसमें आ जा सकते हैं, इस बात को समझिएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे ग्रांट ऑफ परमिट फॉर एंट्री। अब यहाँ पे ऐसे एरिया के अंदर घुसने के लिए जो परमिट मिलेगा उसकी परमिशन लेना है ना, इस परमिट को पाना, इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल से समझाते हैं आपको कि ये कैसे होता है। एक्चुअली माई पेन टैब इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम ना, दैट्स व्हाई आई कुड नॉट राइट, इट्स ओके। ओके, तो बेसिकली चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, क्या मैंने बताया, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, ये एप्लीकेशन के माध्यम से ग्रांट कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को एक परमिट दे सकते हैं कि आप एंटर कर सकते हो या रह सकते हो सेंचुरी के अंदर, नेशनल पार्क के अंदर, फॉर ऑल या किसी इस पर्पस के लिए। कौन कौन से पर्पस हो गए, सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन या स्टडी हो गई, वाइल्ड लाइफ या पर्पसेस जो भी इससे रिलेटेड हो। दूसरी बात फोटोग्राफी के लिए, ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स जाते रहते हैं, तो फोटोग्राफी के लिए। तीसरा साइंटिफिक रिसर्च के लिए, और चौथा टूरिज्म के लिए। फिर पांचवा कि आपको कोई इलीगल नहीं, लीगल बिजनेस करना है विद अ पर्सन जो कि उस सेंचुरी के अंदर रहता हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए मिल सकती है परमिशन। दूसरी बात ये कि जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, ये इनके पास अथॉरिटी होती है जो कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं सारे ही प्रोटेक्टेड एरिया को। ठीक है, और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ये रिकमेंडेशन प्रदान कर सकते हैं सेटअप करने के लिए या मैनेजमेंट करने के लिए नेशनल पार्क्स का, सेंचुरीज का या दूसरे प्रोटेक्टेड एरियाज का, उन मैटर्स पे जो कि रिलेटेड है रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्टिविटीज से लेके उन पर्टिकुलर एरिया के अंदर। ठीक, नेक्स्ट बात कि स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ये एडवाइस कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, दैट इज राज्य की सरकारों को, कि आप भाई सेलेक्ट कर लो या मैनेज कर लो उन एरियाज को जिन्हें प्रोटेक्टेड एरिया के तौर पे डिक्लेयर किया गया है। क्लियर है इतनी बात? तो ये हमने इतना सब कुछ डिस्कस करा। अब हम जरा डिस्कस कर लेते हैं मी के बारे में, MEE। ओके, मी के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका फुल फॉर्म जो होगा साथियों वो होगा मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन। क्या होता है? M मतलब मैनेजमेंट, E मतलब इफेक्टिवनेस, और अगला E जो होगा वो होता है इवैल्यूएशन। ठीक है, तो मी जो है प्रोटेक्टेड एरियाज की निकल के आया था एक इंपॉर्टेंट टूल के तौर पे प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजर्स के लिए, और ये बहुत ज़्यादा सरकारें यूज़ भी करती हैं, इंटरनेशनल बॉडीज़ भी यूज़ करती हैं समझने के लिए कि एक्चुअली में स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट सिस्टम की। साथियों आज के टाइम पे इंडिया के अंदर देखा जाए तो 903 प्रोटेक्टेड एरिया हैं पूरे देश के अंदर, जो करीब 5% हमारे टोटल जियोग्राफिक एरिया का देश का कवर करते हैं। और जो है प्रोटेक्टेड एरिया बढ़िया से रहे, इसके लिए मैनेजमेंट बढ़िया होना चाहिए। तो इसी के चलते मिनिस्ट्री ने मी निकाला था 146 नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए देश के अंदर, और रिजल्ट ये रहा कि इससे हमारा ओवरऑल मी स्कोर 62.01% तक बढ़ा, जो कि ग्लोबल मीन 56% से बहुत आगे है। इसके अलावा मी जू भी लॉन्च हुआ है ना, जिससे गाइडलाइंस क्राइटेरिया था जिससे हम जू को देश के अंदर प्रॉपर इवैल्यूएट करके चलते।
असेसमेंट क्राइटेरिया, इंडिकेटर्स भी देखे गए, ट्रेडिशनल जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं उससे और आगे बढ़े, नए इश्यूज लाए एनिमल वेलफेयर के, हस्बेंड्री के, सस्टेनेबिलिटी के, रिसोर्सेज और फाइनेंस को लेके। तो ये सारी बातें हैं जो हमने मी के अंदर करी। अब नेक्स्ट हमारा आता है कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड कम्युनिटीज़ को हम समझते हैं। तो बेसिकली कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व जो होते हैं ना, ये जो अमेंडमेंट कुछ संशोधन लेके आए गए थे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2003 के अंदर, उससे निकल के आए हैं ये कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व। ये एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं जिससे हम रिकॉग्नाइज करते हैं और लीगल बैकअप मिलता है कम्युनिटी को, जो कि इनिशिएट करती है एफर्ट्स इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेके। ठीक है, इससे क्या होता है, फ्लेक्सिबल सिस्टम है बढ़िया, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को पाया जाता है बिना कम्युनिटी की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ करे। देखिए कम्युनिटी की नीड्स बहुत ज़रूरी हैं, जो उस पर डिपेंडेंट है उनकी नीड्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो उनकी नीड्स कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और उसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ भी कंजर्व रहे। ठीक है, तो ऐसा कुछ सिस्टम बन के तैयार हो। इसको हम दोनों हेड्स के अंदर समझते हैं प्यारे साथियों। सबसे पहले हम कंजर्वेशन रिजर्व्स को जानते हैं। तो दोस्तों, जो अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 का, वो लेकर आया एक नए तरह का प्रोटेक्टेड एरिया जिसे हम लोग कहने लगे कंजर्वेशन रिजर्व। ये ऐसा एरिया था जो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में था। ठीक है ना, ओन तो स्टेट गवर्नमेंट इसे कर रही थी, एडजेसेंट टू दी नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। किस लिए? फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लैंडस्केप, सीस्केप, जो हैबिटेट है फ्लोरा फौना का, उसके लिए। हालांकि लेकिन इसे मैनेज करा जा रहा था कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा। ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपर कंसल्टेशन करने के बाद लोकल कम्युनिटीज से वो किसी भी एरिया को डिक्लेयर कर सकती थी जिसे सरकार ओन करती है, उस एरिया को वो कंजर्वेशन रिजर्व के तौर पे डिक्लेयर किया जा सकता था स्टेट की गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसी के चलते तिरुपद्दय माराथुर कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि आपका कहाँ पे है, तिरुनेलवेली में है, तमिलनाडु के अंदर, ये ऐसा पहला कंजर्वेशन रिजर्व था जिसे देश के अंदर स्टैब्लिश करा गया था। और ये एफर्ट था विलेज की कम्युनिटी का, ताकि जो बर्ड्स हैं जो अपने वही नेस्ट करती हैं, जो है अपने चीज़ नेस्टिंग करती हैं विलेज के अंदर, और उन्हें प्रोटेक्ट करा जा सके। और ये एक्ट करता था फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ कंजर्वेशन रिजर्व। तो ये तो हो गया कंजर्वेशन रिजर्व जो, और जो पहला था वो भी मैंने आपको बताया, उसको भी याद रखिएगा कंजर्वेशन रिजर्व के अंदर। अब दूसरा आता है कम्युनिटी रिजर्व। तो जो अमेंडमेंट एक्ट वही 2003 वाला था, उसने भी एक नए तरह का प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो क्रिएट करने की बात करी, जिसे कहा क्या, कम्युनिटी रिजर्व। और इसके लिए क्या था, इसके लिए ये बात थी कि स्टेट की गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती थी किसी भी कम्युनिटी लैंड या प्राइवेट लैंड को एक कम्युनिटी रिजर्व के तौर पे, जो कि प्रोवाइडेड दैट जो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं वो सब अग्री हैं टू ऑफर, कि भैया वो ऐसे एरिया देने को अग्री हैं कि भैया आप हमारे एरिया को प्रोटेक्ट कर लीजिए, फ्लोरा फौना को वहाँ के प्रोटेक्ट कर लीजिए, एज वेल हमारे ट्रेडिशन को भी, हमारे कल्चर को भी और हमारे प्रैक्टिसेस को भी। और ऐसे एरिया को अगर आपने डिक्लेयर कर दिया तो एम ये था कि भैया हम वहाँ का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन और इम्प्रूव करें, जो लोग वहाँ रह रहे हैं, है ना, एज वेल एज जो कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ है वो सब कुछ कंजर्व हम करें वहाँ पे। हालांकि जो रिजर्व है इसे मैनेज करा जा रहा था कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट, है ना, जहाँ पे कम्युनिटी या इंडिविजुअल की मर्जी है कंजर्व करने के लिए वाइल्ड लाइफ को, उसके हैबिटेट को, वो डिक्लेयर कर सकती थी ऐसे एरिया को बाय नोटिफिकेशन के तौर पे कि भैया ये एरिया जो है वो कम्युनिटी रिजर्व वाला एरिया है। और नो चेंज इन लैंड यूज पैटर्न शैल बी मेड, जैसे वहाँ की लैंड यूज हो रही है वो जो पैटर्न है उसमें कोई बदलाव नहीं लाया जाएगा कम्युनिटी रिजर्व के तहत, एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द रेजोल्यूशन। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, मान लीजिए एक रेजोल्यूशन पास किया गया है मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा और अप्रूव कर दिया गया है इसे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि भैया आप कुछ बदलाव ला सकते हो, तो ठीक है, तब आप बदलाव ला सकते हो, अदरवाइज आप बदलाव नहीं ला सकते हो। ठीक है, अब आप समझे कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व क्या है। अब हम समझते हैं कोस्टल प्रोटेक्टेड एरियाज को।
देखिए इसका एम क्या होता है, एम ये होता है कि हमें प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है नेचुरल मरीन इकोसिस्टम को उनकी प्रॉपर प्रिस्टीन कंडीशन के अंदर, है ना। हमको उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा बदलाव ला के अपने पास रख के कंजर्व करना है, उसी जगहों पे हमें उन प्रॉपर नेचुरल मरीन इकोसिस्टम को कंजर्व और प्रोटेक्ट करके रखना है। अब देखिए जो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, है ना, वो क्या है पहले ये समझिए। मरीन प्रोटेक्टेड एरिया एक ऐसा एरिया जो कि इंटर टाइडल या सब टाइडल टेरेन में आता हो, ठीक है, और टुगेदर विद इट्स ओवरलेइंग वाटर, उसके आसपास का जो भी पानी है, वहाँ का जो फ्लोरा फोना है ना, मतलब जो भी जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं जो पहले से हैं, हिस्टोरिकल और कल्चरल फीचर्स हैं उसके, जो कि रिजर्व करे गए बाय लॉ या दूसरे इफेक्टिव तरीक़ों के माध्यम से, ताकि उस प्रॉपर इनक्लोज इन्वायरमेंट के अंदर उसे प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सके। और साथियों मरीन प्रोडक्टिविटी इंडिया के अंदर ये कंसर्न है छोटे छोटे एरियाज़ जो होते हैं आपके कोरल रीफ के, लगून्स के, मैंग्रोव्स के, एस्चुरीज हो गया, सी ग्रास बेड्स हो गए जो कि कोस्ट के पास हैं, जिसमें अच्छी फीडिंग या ब्रीडिंग ग्राउंड है फिशेस के लिए, दूसरे मरीन लाइफ के लिए। ये जो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं ये जो ही लाइफ सपोर्ट है प्रॉपर सी का उसे प्रोटेक्ट करते हैं, इंश्योर इस बात को करते हैं कि भैया सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी मिले, फिश का प्रोडक्शन बढ़िया से हो। और ये एरिया मरीन एनवायरनमेंट में इंडिया के अंदर ये प्राइमरली हम क्लासीफाई करते हैं बेसिकली 3 कैटेगरी में, गौर समझिएगा। सबसे पहली कैटेगरी जो आती है उसके अंदर नेशनल पार्क्स आते हैं, सेंचुरीज आते हैं, पूरा वो एरिया आता है जो इंटर टाइडल और सब टाइडल या मैंग्रोव या कोरल रीफ, क्रीक, सी ग्रास बेड्स, एल्गल बेड्स, एस्चुरी, लगून्स वाला एरिया होता है, वो होता है कैटेगरी 1 के अंदर। कैटेगरी 2 के अंदर जो होता है वो होते हैं आइलैंड्स, जिनका मेजर पार्ट मरीन इकोसिस्टम में और कुछ पार्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आता है, समझ रहे हैं। कैटेगरी 2 के अंदर क्या आ रहे हैं, आइलैंड्स आते हैं, जिनका ज़्यादातर पार्ट किस पे आ रहा है, मरीन इकोसिस्टम पे, और कुछ पार्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे भी है। फिर आती है कैटेगरी 3A, इसके अंदर होते हैं सैंडी बीचेस जो कि इंटर टाइडल लाइन के आगे हैं, बट ओकेजनली ये इंटरेक्ट कर लेते हैं किससे, सी वॉर्ड से, ठीक है। तो ये है कहानी। फिर आता है कैटेगरी 3B, कैटेगरी 3B भी आती है, इसके अंदर एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आइलैंड्स के आते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी कैटेगरी समझ गए आप क्या है। अब जो मरीन एरिया प्रोटेक्टेड एरिया है इंडिया के अंदर, उसमें आप देखोगे तो 33 नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जिन्हें डेजिग्नेट करा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, इनकम्पासिंग कुछ जो कंट्री के रिचेस्ट कोस्टल हैबिटेट है। और मरीन नेशनल पार्क हो गया, मरीन सेंचुरी हो गई इन द गल्फ ऑफ कच्छ, ये एक यूनिट फॉर्म करते हैं, 1 MPA जिसे कहेंगे। सेम तरीके से आपका भितरकनिका नेशनल पार्क है, भितरकनिका सेंचुरी है, ये इंटीग्रल पार्ट है इस 1 MPA का। तो टोटल यहाँ पे ऐसे कितने हो गए, ऐसे 31 MPAs हैं हमारे देश के अंदर। तो MPAs कवर करते हैं लेस देन 4.01% टोटल एरिया का, सारे प्रोटेक्टेड एरियाज जो इंडिया के हैं उसके अंदर। तो ये हमने कुछ बात करी कोस्टल प्रोटेक्टेड एरियाज की। इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही रखते हैं साथियों, नेक्स्ट वाले में हम सैक्रेड ग्रूव्स ऑफ इंडिया को समझेंगे और फिर शायद होपफुली इसको कंप्लीट भी कर लेंगे नेक्स्ट अपने पार्ट में, या 3 पार्ट लग जाए, जो भी जैसा भी होगा। जुड़े रहिए मेरे साथ में। फिलहाल आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके मुझे मेरे काम में सपोर्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा बाकी सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो। और आप ये लेक्चर्स फेसबुक पे पा सकते हो, तो मुझे हर जगह फॉलो कर दीजिए, इट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू टू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।